हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए जो है स्टार्ट करते हैं कॉलवे इलेक्ट्रोलाइसिस को। तो जैसे कि आपको याद होगा कि हमने जो है आपको बोला था कि आप कॉलवे इलेक्ट्रोलाइसिस पे थोड़ा सा वर्कआउट करें, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करें कि एग्जैक्टली कॉलवे इलेक्ट्रोलाइसिस में जो है क्या क्या होता है। अब क्या है कि अगर आपने इसमें थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी, और आज जो है जब हम इसको पढ़ेंगे तो उस जानकारी को जो है और इम्प्रूव किया जाएगा और उसमें नई नई चीज़ों को ऐड किया जाएगा। अब क्या है कि जो कॉलवे इलेक्ट्रोलाइसिस है ये फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक कॉमन सा पार्ट है। तो कई बार क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी फिजिकल केमिस्ट्री का यूज करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और कई बार फिजिकल केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसलिए जो है हम कॉलवे इलेक्ट्रोलाइसिस को थोड़ा सा ऑर्गेनिक एक्सपेक्ट से भी देखेंगे कि एग्जैक्टली जो है उसके रिलेटिव जो है चीज़ें किस तरीके की होनी चाहिए। अब क्या है कि जब हम कॉलवे इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करते हैं तो हमें शुरुआत करनी है एग्जैक्टली इससे कि कॉलवे इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस वर्ड को लेके तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में हमें क्लियर कट पता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है। अब देखिए कॉलवे इलेक्ट्रोलाइसिस स्पेशली जो है अगर हम बात करें तो इट इज इलेक्ट्रोलाइसिस of sodium and potassium salt of carboxylic acid। मतलब ये है कि हमारी जो सोडियम और पोटेशियम की कार्बोक्सिलिक एसिड की सॉल्ट है उनका अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तब जो है हमें जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे या जो रिएक्शंस होंगी उन रिएक्शंस को कलेक्टिवली जो है जो मेथड असाइन किया गया है नाम, उसको हम बोलते हैं कॉलवे इलेक्ट्रोलाइसिस। अब क्या है कि इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइसिस को लेके मतलब रिएक्शंस को लिखने से पहले हम जो है समझ लेते हैं कि इसको जो है करवाने के लिए क्या क्या चीज़ें जो है हमें फॉलो करनी होंगी, मतलब कंडीशंस क्या रखेंगे हम। अब कंडीशंस की जब बात करते हैं तो आपको याद होगा कि हमने जो है पीछे भी कई जगह इस चीज़ पर डिस्कशन किया है कि इलेक्ट्रोड्स को चेंज करने पर जो है आउटकम्स पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रोडक्ट्स हमारे चेंज होते हैं कि सेम रहते हैं। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी हमने देखी, फिर हमने ये भी देखा कि कॉन्सेंट्रेशन का भी रोल होता है। तो यहाँ पे भी जो है उसी तरीके की कंडीशंस हैं, और एक्सपेरिमेंटल सेटअप को अपने इस एक्सपेरिमेंट या इसके अकॉर्डिंग जो हमने लिखा है कॉलवे इलेक्ट्रोलाइसिस रखने के लिए हमको कुछ जो है सर्टेन क्राइटेरिया या कंडीशन फॉलो करनी होगी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये उसमें कि अगर हम बात करें कंडीशंस को लेके तो इसमें जो है हम कॉन्सेंट्रेटेड ठीक है द सॉल्यूशन शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब कि हमें जो है सॉल्यूशन को क्या लेना है, कॉन्सेंट्रेटेड लेना है। पहली चीज़ तो ये। अब कॉन्सेंट्रेटेड लेने का जो पर्पज़ है वो बहुत सिंपल सा है कि जो डिजायर्ड रिएक्शंस है उनको जो है हमें ठीक है आउटकम के रूप में जो है मतलब रिजल्ट के रूप में जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो अगर चाहिए तो कॉन्सेंट्रेशन हमें डेफिनेटली क्या हाई रखनी होगी। दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रोड रिएक्शंस में पार्टिसिपेट ना करे तो उसकी कंडीशन हमें पता है, द इलेक्ट्रोड्स should be inert कि इलेक्ट्रोड्स जो है डेफिनेटली क्या होने चाहिए, इनर्ट होने चाहिए। इनर्ट होने का हमें बेनिफिट पता है कि ये जो है फिर रिएक्शन में या सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब देखिए ये एक प्राइमरी कंडीशन है इन दोनों को लेके। अब इसके अलावा जो है स्ट्रक्चर को लेके भी कुछ कंडीशंस हैं जिसको जो है हम इंट्रोड्यूस करेंगे जब हम इनकी रिएक्शंस लिख देंगे। तो रिएक्शन जब लिखेंगे तो उसमें जो है एक कंडीशन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चर को लेके भी है कि अगर हमें आउटकम चाहिए जैसा कॉलवे इलेक्ट्रोलाइसिस का होता है तो हमें उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का रखना है। तो ये तो हुआ उसका जनरल इंट्रोडक्शन। अब जनरल इंट्रोडक्शन के बाद अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो है रिएक्शंस क्या क्या होंगी, एनोड पे जो है क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, तो उसको देख लेते हैं। तो कॉलवे इलेक्ट्रोलाइसिस में जब हम रिएक्शंस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करेंगे तो रिएक्शन में जो है सबसे पहले हम बात करेंगे, या इनफैक्ट जो है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरफ हम लिखते हैं रिएक्शन एट कैथोड, और इस तरफ हम ले लेते हैं रिएक्शन एट एनोड।
अब देखिए जब एनोड की बात करते हैं तो एनोड में क्या है कि जो कार्बोक्सिलेट आयन है, कार्बोक्सिलेट आयन जो है कहाँ से आएगा, तो हमें पता है कि जब हम किसी सोडियम और पोटेशियम की कार्बोक्सिलिक सॉल्ट को डिसॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली जो है ये बनाएगा RCO माइनस प्लस Na प्लस। क्लियर है। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर एनायन है इसी का ऑक्सीडेशन होगा किस पे, एनोड पे। अब जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो देखिए किस तरीके से इसका ऑक्सीडेशन होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर हम इसको स्ट्रक्चर वाइज लिखें तो कुछ इस तरीके का जो है ये एनायन है। अब जब ये ऑक्सीडेशन में जाता है तो ऑक्सीडेशन में ये एनायन जो है रेडिकल में कन्वर्ट होता है। ध्यान देना वर्ड, मैंने वर्ड क्या बोला कि एनायन मतलब जो कार्बोक्सिलेट एनायन है इट विल कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलेट रेडिकल। अब कार्बोक्सिलेट रेडिकल की अगर हम बात करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का है कि यहाँ पे जो है जो ऑक्सीजन है इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये जो स्पीसीज फॉर्म हुई है इसको कार्बोक्सिलेट रेडिकल बोलते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन भी जो है इसके साथ साथ निकलेगा। ठीक है, तो इसमें जो है इसके नाम आपको याद रहने चाहिए कि ये जो है कार्बोक्सिलेट रेडिकल है और ये जो है कार्बोक्सिलेट एनायन है। अब यहाँ पे क्या है कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस के बाद मतलब एनोड पे रिएक्शन यहाँ पे समाप्त नहीं हुई है। अब ये कार्बोक्सिलेट रेडिकल है, एक अनस्टेबल स्पीसीज है, तो ये अपने आप को स्टेबलाइज करेगा। अब किस तरीके से स्टेबलाइज करेगा, तो इसमें जो है ये RC डबल बॉन्ड O रेडिकल इट विल कन्वर्ट इनटू, जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है R और C बॉन्ड, तो ये पर्टिकुलरली जो है होमोलाइटिकली क्लीवेज होगा। होमोलाइटिक क्लीवेज का मतलब ये है कि इनके बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है इसमें दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएंगे। तो डेफिनेटली जो है इस कार्बन पे भी रेडिकल आ जाएगा, इस ऑक्सीजन पे भी रेडिकल है। अब देखिए केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने के बाद इतना आइडिया आपको हो गया होगा कि जब भी हमें किसी केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है किसी भी दो एटम के बीच में, तो या तो उनके ऊपर जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या उनके ऊपर अपोजिट चार्ज होने चाहिए, या एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल और दूसरे के पास जो है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जैसे लॉन पेयर वगैरह की बात करते हैं हम। तो पर्टिकुलरली जो है ये तीन कंडीशन है अगर हमें केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है तो। अब देखिए यहाँ पे रेडिकल और यहाँ पे रेडिकल, तो इनके बीच में जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये जो सबस्टांस है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में, और ये जो है R रेडिकल बना लेगा। तो R रेडिकल प्लस CO2, यही जो है ये एल्काइल रेडिकल है। क्योंकि हम कार्बोक्सिलेट आयन की बात करें तो स्ट्रक्चर के एनालिसिस से सिंपल सी बात है कि ये जो R रेडिकल बना है इसको हम क्या बोलेंगे, एल्काइल रेडिकल। जो जनरल हमारा इसका स्टडी है उसमें जो है हम इसी तरीके के सबस्टांस को लेंगे जो एल्काइल रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। अब देखिए ये जो एल्काइल रेडिकल है ये इटसेल्फ एक अनस्टेबल स्पीसीज है। अब इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइसिस में बहुत सारे एल्काइल रेडिकल का जो है फॉर्मेशन होगा कि जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये जो CO2 निकल रहा है इसकी वजह से बहुत सारे एल्काइल रेडिकल बनेंगे। तो एल्काइल रेडिकल जो है आपस में कपलिंग करके मतलब R रेडिकल के साथ बॉन्डिंग करके जो है फॉर्मेशन करेगा किसका, RR का। मतलब दो एल्काइल ग्रुप आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे जो रेडिकल्स हैं, और इसी पर्टिकुलर सबस्टांस को हम क्या बोलेंगे, एल्केन। मतलब अल्टीमेटली अगर हम आउटकम की बात करें तो एनोड पे जो है आउटकम है में क्या मिलने वाला है, एल्केन मिलने वाला है। तो हम ये बोलेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ एनोड विल बी एल्केन। अब इसके साथ साथ जो है एक क्वेश्चन आपको ये आ रहा होगा दिमाग में कि यार ये जो CO2 है ये क्यों निकला, मतलब रेडिकल में जो है R रेडिकल में जो कन्वर्ट हुआ है वो किस लिए हुआ है। तो इसका एक पर्टिकुलर रीजन ये भी है कि CO2 जो है वो एक्सट्रीमली स्टेबल कंपाउंड है। एक्सट्रीमली स्टेबल कंपाउंड का मतलब ये है कि थर्मोडायनेमिकली जो है CO2 बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए जो है जब भी इसका फॉर्मेशन होता है तो वो स्टेप जो है फेवर करता है किसकी वजह से, CO2 की स्टेबिलिटी की वजह से। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही हुआ है, तो R रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ, फिर ये R रेडिकल अपनी स्टेबिलिटी के लिए जो है अल्टीमेटली किसका फॉर्मेशन कर लिया, एल्केन का। तो क्लियर कट है कि हमारा आउटकम जो है क्या होने वाला है, एल्केन होने वाला है। अब देखिए इस पूरी प्रोसेस में ऊपर से लेकर नीचे तक आप अगर ध्यान देंगे कि अगर हमें इसका 1 मोल बनाना है इस पर्टिकुलर सबस्टांस का, तो हमें जो है कितने की जरूरत है, 2R की। तो अगर हमें 2R की जरूरत है तो हमें इस सोल्ट का जो है कितना मोल लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें चाहिए 2R। ठीक है, तो इससे जब आप इसको रिलेट करोगे तो रिलेट करने पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम इसका 2 मोल लेंगे तब जाके इसका 1 मोल मिलेगा। मतलब आपको क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन भी जो है यहाँ से क्लियर कट रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, इस पर भी और बात करने वाले हैं, पहले हम बात कर लेते हैं रिएक्शन एट कैथोड की।
तो कैथोड पे क्या है कि जो वाटर है H2O का रिडक्शन होने वाला है, और H2O जो है अपना रिडक्शन करके जो है कन्वर्ट होगा किसमें, H2 गैस में, और प्लस OH माइनस आयन में। तो ये हमारा रिएक्शन है जो कि होने वाला है किस पे, कैथोड पे। अब देखिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन का आउटकम जो है समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पे जो है आउटकम क्या होने वाला है, हाइड्रोजन गैस, कि ये हमारा जो है प्रोडक्ट है किसका, कैथोड का। अब इसको अगर इससे कोरिलेट करके देखें, ठीक है, तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम लिबरेट होगा और इस पर्टिकुलर एल्केन का जो वॉल्यूम लिबरेट होगा, उनके बीच में क्या कोई कोरिलेशन है। अब देखिए इस पे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर सबस्टेंस, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने का मतलब है कि इसका जितना मोल होगा उतना ही इक्विवेलेंट होगा, और यहाँ पे भी जो अगर बात करें तो ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने से जो H2 का इक्विवेलेंट बना है वो 1 इक्विवेलेंट होगा। 1 इक्विवेलेंट का मतलब है कि यहाँ पे जो है इसका कितना बनेगा, 11.2 लीटर, जो कि किससे एसोसिएटेड है, 1 इक्विवेलेंट से। क्लियर है। अब देखो इसके 1 इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, 1 मोल, और इसके 1 मोल से इसका कितना बनेगा, स्टोइचियोमेट्रिकली कैसा नजर आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है। तो क्लियर कट है कि अगर इसका 1 मोल लेंगे तो इसका आधा मोल लगेगा। और उसी कंडीशन पे अगर ये गैसियस सबस्टेंस है, लेट्स सपोज दैट कि कोई गैसियस एल्केन है, तो इसका कितना वॉल्यूम का फॉर्मेशन होगा, कि अगर हमने इसका 1 मोल लिया है तो इसका आधा मोल बन रहा है, तो आधा मोल गैस का एसटीपी पे कितना वॉल्यूम होगा। तो क्लियर कट है कि इसका भी जो है कितना आएगा, 11.2 लीटर एट एसटीपी, किसके साथ, 1 इक्विवेलेंट ऑफ RCO माइनस। क्लियर है। अब यहां से जो है आप दोनों के बीच में कोरिलेशन सेटअप कर सकते हैं क्वांटिटी वाला, कि यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि जितना हाइड्रोजन का वॉल्यूम इवॉल्व होने वाला है उतना ही जो है वॉल्यूम किसका फॉर्मेशन होगा, एल्केन का। तो ये तो एक जनरल लेआउट था इसकी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एस्टिमेशन का, कि हमें जो है एल्केन मिलेगी किस पे, एनोड पे एज ए प्रोडक्ट, हाइड्रोजन गैस मिलेगी किस पे, कैथोड पे एज ए प्रोडक्ट। और उसके साथ साथ अगर हम वॉल्यूम की बात करें कि एसटीपी पे अगर हम दोनों के वॉल्यूम को कंपेयर करें तो वॉल्यूम हमें क्लियर कट दिख रहा है कि उसका 11.2 लीटर मिल रहा है, तो इसका भी जो है कितना मिलेगा, 11.2 लीटर। ये हमें जो है वॉल्यूम को लेकर एस्टिमेशन है। अब जो है इसके अलावा मास वाला एस्टिमेशन तो आप आसानी से इसमें कन्वर्ट ही कर सकते हैं। तो कई बार जो है इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इतनी H2 इवॉल्व हुई है कैथोड पे, तो उसके रिलेटिव जो है कितना जो है फॉर्मेशन होगा एल्केन का एनोड पे। तो अब जो है मुझे लगता है कि आप आसानी से इसको कोरिलेट कर सकते हैं, जो कि हमने क्लियरली इसको एक्सप्लेन किया। अब देखो बात यहीं पे खत्म नहीं होती, खत्म इसलिए नहीं होती क्योंकि यहाँ पे ये जो रेडिकल की कपलिंग हो रही है इसको लेके कई सारी चीजें जो हैं जुड़ी हुई हैं। अब जुड़ी हुई इसलिए हैं क्योंकि जब भी कोई दो सबस्टेंस का, ठीक है, आप रेडिकल्स ज्वाइन करके एक केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हो, तो आपको याद होगा कि केमिकल बॉन्डिंग में हम बात करते हैं कि ऑर्बिटल्स ओवरलैप होती हैं। तो ऑर्बिटल्स को ओवरलैप कराने के लिए कई सारी कंडीशंस होती है, जैसे ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, ओरिएंटेशन के साथ जो लॉब्स अप्रोच कर रहे हैं वो भी जो है उनकी एनर्जी और साइज क्या है, लगभग सेम होना चाहिए ताकि एक परफेक्ट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो। लेकिन इसके साथ साथ जो है इसमें जब बड़ा मॉलिक्यूल है, मतलब लेट्स सपोज दैट कि आपने ऑर्बिटल भी जो है अलाइनमेंट में आ रही है, ठीक है, इनफैक्ट जो है आपने साइज भी सेम है, एनर्जी भी सेम है, लेकिन उसके आसपास का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत बल्की है। अब स्ट्रक्चर बल्की होने की वजह से क्या होता है कि जो स्टेरिक हिंड्रेंस है, स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब है कि जो बाहर ग्रुप निकले हुए हैं वो ग्रुप के जो इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड है वो आपस में क्या है, रिपेल करते हैं। इसको आपने पढ़ा भी होगा कि ये वंडर वाल रिपल्सन होता है। तो वही सिचुएशन जो है कई बार इस पर्टिकुलर प्रोसेस को जो है स्टॉप करती है। अब कैसे स्टॉप करती है, तो एग्जांपल वाइज इसको देख लेते हैं। जैसे ये तो हमारा क्लियर हो गया कि हमें इसमें जो है क्या करना है। अब देखिए आर रेडिकल के स्ट्रक्चर को लेके जब हम बात करेंगे, क्योंकि अब जो है हम इसको अब इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हम इस पे बात कर लिए हैं कि किस पे क्या रिएक्शन होने वाली है। अब हमें बात करनी है आर रेडिकल को लेके। अब देखिए आर रेडिकल के स्ट्रक्चर का एनालिसिस के आधार पे जो है डिस्कशन हो रहा है, और मैंने शुरुआत में ही बोला था कि हम आर रेडिकल के स्ट्रक्चर पे जो है बात करने वाले हैं। अब देखिए आर रेडिकल में अगर लेट्स सपोज दैट कि कोई इस तरीके का रेडिकल है, ठीक है,
तो ऐसा रेडिकल अगर बनेगा तो आप खुद ही सोचिए कि जब ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो क्या इनके बीच में केमिकल बॉन्ड बन पाएगा? मतलब ये जो इनको जोड़ने के लिए हम अप्रोच करेंगे, क्या अप्रोच जो है वैलिड होगी कि ये दोनों आपस में इस तरीके से बॉन्डिंग कर लें? तो आपको देख लगा नहीं भाई, ये तो बहुत ज़्यादा जो है क्राउडेड लग रहा है, मतलब ये जो पर्टिकुलर कार्बन है जिसको बॉन्डिंग में जाना है तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड लग रहा है। तो अगर ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड लग रहा है तो डेफिनेट सी बात है कि जब ये आपस में अप्रोच करेंगे तो इनके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं, ये जो ग्रुप इसके साथ जुड़े हुए हैं, ये क्या करेंगे, इनको परफेक्टली बॉन्डिंग करने से जो है रोकेंगे। तो यही रीज़न है कि जब भी बड़ा रेडिकल बनेगा, जब भी बड़ा रेडिकल बनेगा, तब ये जो कपलिंग स्टेप हमने लिखा था, मतलब जिस स्टेप में हमने दोनों को जोड़ रहे थे, इस स्टेप को जनरली जो है हम क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये जो है हमारा क्या है, कपलिंग है। अब जो कपलिंग स्टेप है वो फेवर नहीं करेगा जब हम इस तरीके का स्ट्रक्चर लेंगे, ऐसा। तो ऐसा अगर वल की स्ट्रक्चर लेंगे तो ये स्टेप फेवर नहीं करेगा। फेवर नहीं करेगा तो कॉलवे इलेक्ट्रोलाइसिस का जो आउटकम होता था एल्केन, वो हमें नहीं मिलेगा। फिर जो है आउटकम क्या होता है, डिस्प्रपोर्शनेशन होता है। तो डिस्प्रपोर्शनेशन आउटकम मिलेगा। इसको याद रखें कि मैं जो है क्या बोल रहा हूँ, डिस्प्रपोर्शनेशन। तो डिस्प्रपोर्शनेशन will take place when bulky radical form। बल्कि रेडिकल से हमारा मतलब है कि कुछ इस तरीके के रेडिकल, इनफैक्ट नियोपेंटाइल भी जो है वो भी एक बल्कि रेडिकल है। अब यहाँ पे जो है डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब ये है कि कोई एक CH बॉन्ड ब्रेक होगा। मतलब इसका मतलब ये है कि अब जो है कपलिंग की वजह कुछ और होने वाला है। और क्या होने वाला है कि यहाँ पे CH बॉन्ड ब्रेक होगा और ये जो CH बॉन्ड है ये होमोलाइटिकली ब्रेक होगा। अब उसका एडवांटेज देख लीजिए। एडवांटेज ये है कि यहाँ से ये H रेडिकल जो बनेगा, ये H रेडिकल जो है इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। और यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल, तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो अल्टीमेटली इनका एक हिस्सा जो है कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एल्कीन में, और दूसरा हिस्सा जो है कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एल्केन में। क्लियर हो गया? तो ये आउटकम आएंगे जब जो है कौन डोमिनेट करेगा, डिस्प्रपोर्शनेशन। तो अल्टीमेटली स्ट्रक्चर को लेके आपके मन में अब लगभग कंक्लूजन आ गया होगा कि यार बड़े स्ट्रक्चर से तो ये काम नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली जो है हमें छोटे स्ट्रक्चर को लेना है। तो अगर 1 डिग्री रेडिकल बन रहे हैं, या इनफैक्ट हम इसको लिखेंगे फॉर 1 डिग्री रेडिकल, अगर हम बात करेंगे तो कपलिंग जो है वो डोमिनेंट होगी। और अगर हम बात करेंगे 3 डिग्री रेडिकल के लिए तो वहां पे जो है डिस्प्रपोर्शनेशन इज डोमिनेंट। अब देखो, अब ये चीज़ें जो हैं लिखने के बाद आपको ये भी पता चल गया होगा कि हमें कैसा कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है और उससे जो है हमें क्या आउटकम मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन हाँ, अब जो है इसके बाद अगर हम बात करें तो ये कुछ सर्टेन क्वेश्चन जैसे डिटेल्ड एनालिसिस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें इसको ऑर्गेनिक में ही पढ़ना है, सिर्फ जो है वो एस्टिमेशन की बात करें जो यहाँ पे यूज हो सकते हैं। तो उस एस्टिमेशन में जैसे अगर हम जनरल बात करें, एक बेसिक सा क्वेश्चन कि अगर हमें एल्केन बनानी है, एल्केन का फॉर्मेशन करना है, तो साफ साफ दिख रहा है कि 2 एल्काइल ग्रुप जुड़ रहे हैं, ठीक है, एज ए आउटकम। तो कोई भी अगर कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे तो उसमें डेफिनेटली अगर कोई एल्काइल ग्रुप है तो कम से कम उसके पास एक कार्बन तो होगा ही। तो आउटकम में जो है कितने कार्बन हो जाएंगे, 2। अब इसको मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना कि डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है। डिस्प्रपोर्शनेशन हमारा मेन आउटकम नहीं है। मेन आउटकम क्या है, कपलिंग वाला। कपलिंग का मतलब कि कॉलवे इलेक्ट्रोलाइसिस का मीनिंग ही है कि हमें एल्केन बनाना है, ठीक है। तो दिमाग में यही चीज रहनी चाहिए हमेशा कि एल्केन बनाना है। अब देखो, एल्केन बनाना है, मान लो यहाँ पे एक कार्बन है तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट में कितने कार्बन मिलेंगे, 2। तो यहाँ से साफ साफ ये क्लियर हो जाता है कि मीथेन तो जो है वो इस पर्टिकुलर मेथड से नहीं बन सकता है। लेकिन क्या है, अब इसके बाद जब हम बात करते हैं कि ये जो है पर्टिकुलर मेथड जो एल्केन के प्रिपरेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं, इसको एल्कीन और एल्काइन के लिए यूज कर सकते हैं क्या, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो वो जो पार्ट है वो ऑर्गेनिक से बिलोंग करता है, ठीक है। ये हमारा जो है फिजिकल से रिलेटेड पार्ट था।
अब जो है अगर आपको उस पर सोचना है, वर्कआउट करना है, तो ये 11th क्लास का टॉपिक भी है, तो उसमें जो है आप इस पे देखें, जाके वर्कआउट करें कि क्या जो है इसमें एल्कीन और एल्काइन का प्रिपरेशन किया जा सकता है कोल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस से, ठीक है। इसके अलावा क्या इसकी और लिमिटेशंस है, किस तरीके के प्रोडक्ट बनेंगे, उस पे जो है आप इसको पढ़ के समझ के जो है देखें। हाँ, लेकिन इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं हमको नहीं समझ में आ रहा है ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो है कोल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या यूज होगा, तो आप कमेंट करके जो है बता सकते हैं, फिर हम आपकी जो है उस पर हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा डिस्कशन था रिलेटेड कोल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस से। अब जो है इसके बाद हमें डिस्कशन करना है किसको, कंडक्टेंस को लेकर। जैसे हमने बात किया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की दो मेन एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो दो जो मेन एप्लीकेशन है उसमें अब जो है बात करेंगे किसकी, कंडक्टेंस की। तो इसको हम हटा देते हैं और बात करते हैं किस पे, कंडक्टेंस पे। तो ये जो है बात करते हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को। अब देखिए आपको याद होगा कि शुरुआत में जो है जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने बताया था कि इसकी दो ही पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, एक तो इलेक्ट्रोलाइसिस और दूसरा जो है कंडक्टेंस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस को तो हमने डिस्कस कर लिया, उसमें जितनी भी जो है वेराइटीज़ हो सकती थी इलेक्ट्रोलाइसिस के उस पर भी हमने बात कर लिया। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो है क्या क्या हो सकता है डिस्चार्ज थ्योरी के अकॉर्डिंग, वो भी हमने देख लिया। अब जो है हमको बात करनी है कंडक्टेंस पे। अब क्या है कि जब हम कंडक्टेंस की बात करते हैं तो रीजन हमें पता है कि जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करते हैं तो वो आयंस को फर्निश करता है, और वही आयंस जो है एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए। क्योंकि हमें क्राइटेरिया पता है कि किसी भी सबस्टांस को अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए उसके पास या तो फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या फ्री आयंस होने चाहिए, या पॉजिटिव होल्स होने चाहिए, तभी हम उसको जो है कंडक्टर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके पास डेफिनेटली जो है क्या होते हैं, फ्री आयंस, और उसी से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब क्या है कि जब आपने मेटल्स के बारे में पढ़ा होगा तो मेटल्स में आपने पढ़ा होगा कि मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है किसकी वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब क्या है कि अगर हम कंडक्टर के बेसिस पे इन दोनों को कंपेयर करें, मतलब पढ़ने से पहले हम ये जानना चाहें कि यार एक मेटल कंडक्टर में और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या है या कोई सिमिलरिटी है, ठीक है। तो इस पे पहले जो है थोड़ा सा हम जनरल सा डिस्कशन कर लेते हैं ताकि जो है दोनों में हमें डिफरेंस या सिमिलरिटी समझ में आ जाए। अब देखिए हम अगर एक टेबल क्रिएट करें जिसमें हम एक तरफ बात कर रहे हैं मेटल को लेके, मेटल कंडक्टर, और दूसरी तरफ जो है हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को लेके। अब यहां पे आपको पता है कि जो मेटल कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो है कौन रिस्पॉन्सिबल है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कैरी करने के लिए, तो हमें पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर responsible for conduction of electricity। अब यहां पे अगर आप बात करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो है या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो है कौन रेस्पॉन्सिबल होने वाले हैं, तो हमें पता है कि फ्री आयंस। तो फ्री आयंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके साथ साथ जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट ये है कि जब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने से क्या इनकी प्रॉपर्टीज पे कोई असर पड़ता है, तो यहाँ पे मेटल कंडक्टर्स में अगर हम बात करें तो कोई असर नहीं पड़ता, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। इलेक्ट्रिसिटी कैरी करने से जो है उसकी जो इंटरनल कॉम्पोजिशन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ना वो टूटता है ना ही वो एसोसिएट होता है। मतलब यहाँ पे हम कहेंगे नो चेंज इन प्रॉपर्टी। लेकिन हाँ इसमें जो है जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोलाइट को डिसोशिएट होना होगा, आयंस में कन्वर्ट करना होगा, तभी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे इसके रिलेटिव हम लिखेंगे डिसोसिएशन इनटू आयंस विल टेक प्लेस। अब देखिए इसके बाद जो है
रेसिस्टेंस के पीछे क्या कारण होगा कि जैसे हमारा कोई मेटल कंडक्टर है तो मेटल कंडक्टर में रेसिस्टेंस के पीछे रीजन क्या होता है कि क्या रीजन है जिसकी वजह से रेसिस्टेंस होगा। तो हमें पता है कि जो मेटल कंडक्टर होते हैं उसमें कर्नेल्स होते हैं, मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज जो हमारा पार्ट बच जाता है वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद किसी भी एटम का, उसी पार्ट को हम बोलते हैं कर्नेल्स। जैसे सोडियम है, सोडियम का आपने वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो Na+ बचा, तो Na+ जो है वो कर्नेल हो गया। अब उन्हीं कर्नेल्स के वाइब्रेशंस की वजह से, ठीक है, या जो वाइब्रेटिंग कर्नेल्स हैं उसी वाइब्रेटिंग कर्नेल्स की वजह से जो है रेसिस्टेंस जो है इनमें होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे रेसिस्टेंस बिकॉज ऑफ वाइब्रेटिंग कर्नेल्स। अब यहाँ पे जो है आप सोचिए कि क्या रेसिस्टेंस का रीजन हो सकता है, तो डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पे अपोजिट आयंस डिसॉल्व है तो वो आपस में जो है इंटरेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जिस सबस्टांस में डिसॉल्व होंगे वो भी जो है उनके साथ इंटरेक्ट कर सकता है। तो जो इंटरेक्शन है बिटवीन सोल्यूट सोल्यूट मतलब आयंस आयंस एंड सोल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड इवन सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट, ये जो है रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, रेसिस्टेंस के लिए। तो हम ये बोलेंगे इंटर आयनिक interaction and interaction with solvent and interaction of solvent particle are responsible फॉर रेसिस्टेंस। मतलब यहाँ पे जो है दो तीन चीज़ें हैं कि किस तरीके से जो है दोनों जो आयंस हैं अपोजिट चार्ज वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से इंटरेक्ट करें तो डेफिनेट सी बात है कि फ्लो जो है क्या है, कम हो जाएगा। उसके अलावा अगर सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स उससे बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करें तब भी जो है वो फ्लो कम कर देगा। या इसके अलावा अगर सॉल्वेंट के जो है मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करें, उनके बीच में बहुत ज़्यादा फोर्स है, तो आपको याद होगा कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगी तो विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो उसमें भी जो है इसके लिए मूव करना क्या है, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के जो रेसिस्टेंस है वो इन्हीं सब कारणों की वजह से होता है। अब क्या है कि इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, कि इन 3 पॉइंट के अलावा जो है और क्या पॉइंट भी संभव है, तो डेफिनेटली पॉसिबल है। तो अगर हम उसकी बात करेंगे तो जो 4th पॉइंट होगा इसमें, ठीक है, उसको अगर हम लिखेंगे तो इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे मेटलिक कंडक्टर में क्या है कि जो इलेक्ट्रिसिटी या जो कंडक्शन है वो बहुत ही जो है फास्ट होता है, मतलब उसमें जो है स्पीड काफ़ी फास्ट होती है। तो मेटल और इसकी अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर जो है टर्म की, तो यहाँ पे जो है उतना फास्ट नहीं होता, ये जो है स्लाइटली स्लो होता है रिलेटिवली। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंडक्शन इज स्लो। अब इसके साथ साथ जो है 5th पॉइंट भी है। जब हम 5th पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ से भी हमें एक डिफरेंस मिलने वाला है। डिफरेंस ये मिलने वाला है कि एक्चुअल में ये जो मेटल कंडक्टर होते हैं ये गुड कंडक्टर होते हैं, मतलब रिलेटिवली अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बात करेंगे तो मेटल कंडक्टर आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस। ये रिलेटिव कंपैरिजन है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये जो है गुड कंडक्टर के रूप में हम लिखेंगे और इसको जो है हम लिखेंगे पुअर कंडक्टर के रूप में। तो ये तो हमारा एक जनरल जो है यहाँ पे देख रहे थे कि डिफरेंस था। अब इसमें एक डिफरेंस और बाकी, और डिफरेंस जो है वो टेम्परेचर को लेके है। लेकिन क्या है कि टेम्परेचर के डिफरेंस को क्लियरली हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें जो है उसको आगे इंट्रोड्यूस करके एक्सप्लेन करना है अगले वाले हिस्सों में। लेकिन फिर भी अगर उसको लिखा जाए 6 डिफरेंस को, तो टेम्परेचर की वजह से अगर हम मेटल कंडक्टर की बात करें तो इसकी कंडक्टेंस घटती है। तो यहाँ पे मेटल कंडक्टर की बात करें तो मेटल कंडक्टेंस डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर।
तो आपको याद भी होगा कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस बढ़ जाता था मेटल कंडक्टर का, तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस घट जाएगी। और वहीं जो है अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ जस्ट अपोजिट है, तो यहाँ पे लिखेंगे कंडक्टेंस इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो है कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाती है। अब क्या है कि इसको हम एक्सप्लेन करेंगे जब जो है इसमें हम फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, किसके लिए, कंडक्टेंस के लिए और कंडक्टिविटी के लिए। अब क्या है कि ये तो हमने एक जनरल डिफरेंस पता कर लिया कि दोनों टाइप के कंडक्टर में डिफरेंस क्या है, लेकिन इसके साथ साथ हमें पता है कि कुछ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड है, चाहे कंडक्टर कोई सा भी हो, चाहे वो मेटल कंडक्टर हो, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो, लेकिन उसके साथ कुछ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड है। बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करें तो प्रॉपर्टी की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, तो ये हमें जो है डिस्कस करना है बेसिक पार्ट में। तो प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर में इसको हटा के जब हम आगे डिस्कस करते हैं तो आपको याद होगा कि हमने जो है कई सारे बेसिक टर्म पढ़े थे। बेसिक टर्म की अगर हम बात करें, जैसे रेसिस्टेंस हो गया, रेसिस्टिविटी हो गया, कंडक्टेंस हो गया, कंडक्टिविटी हो गया, तो उन्हीं बेसिक टर्म को जो है यहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस भी करना है। तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर में रेसिस्टेंस की, कि इनके पास जो है एक प्रॉपर्टी होती है रेसिस्टेंस। अब देखो एक्चुअल में रेसिस्टेंस जो है होगा क्या, तो रेसिस्टेंस का अगर हमें पता है कि ये जो है एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो या करंट का फ्लो जो है रेसिस्ट करता है या अपोज करता है, ठीक है। तो हम इसमें लिखेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ ए सबस्टेंस which oppose flow of current और इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है, हमें पता है कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, R से। और अगर हम R की बात करें रेसिस्टेंस की, तो R को हम लिखते हैं रो इंटू L/A, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला है। अगर हम बात करेंगे इसमें रो की, तो रो जो है होता है रेसिस्टिविटी, तो यहाँ से एक नया टर्म भी हमें पता चल गया, रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी की अगर हम बात करेंगे तो रेसिस्टिविटी जिसको हम रो बोलते हैं वो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को बोला जाता है। तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो है इट इज नोन एज रेसिस्टिविटी। अब देखिए स्पेसिफिक होने का मतलब क्या, तो स्पेसिफिक होने का मतलब यह है कि अगर हम यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया लें, यूनिट लेंथ लें, तो उस पर्टिकुलर सबस्टेंस का जो रेसिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे रेसिस्टिविटी। तो ये चीज जो है आपको इसके फॉर्मूले से ही पता चल जानी चाहिए। अब क्या है कि यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला लिखा, तो अगर हम यूनिट की बात करते हैं कि रेसिस्टेंस की जो है यूनिट क्या है, तो यूनिट में हम इसका क्या लिखते हैं, ओम, ठीक है। अब अगर हम इसको रिप्रेजेंट करने की बात करें तो आपको पता है कि कुछ इस तरीके से जो है इसको लिखा जाता है, और आपने जो है फिजिक्स में जब पढ़ा होगा तो इसको देखा भी होगा। अब देखिए रेसिस्टेंस से जब हम रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला जनरेट करते हैं तो रो जो है बराबर हो जाएगा किसके, R इंटू A/L के। तो यहाँ से हमें साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया लें और यूनिट लेंथ लें तो उस पर्टिकुलर सबस्टेंस का जो रेसिस्टेंस होगा उसी को हम बोलते हैं रेसिस्टिविटी। अब यहाँ पे फिजिक्स में आपने डिटेल में पढ़ा होगा कि रेसिस्टिविटी टेम्परेचर का फंक्शन है, और ये जो है लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करने पर जो है नहीं बदलता है, क्योंकि इसको डिफाइन ही यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए किया गया है। लेकिन यहाँ पे रेसिस्टेंस की जब बात करते हैं तो यहाँ पे जो है ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, उसके अलावा लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करेगा। अब इन दो की अगर हम बात करें तो जस्ट इनका जो अपोजिट होता है, जैसे रेसिस्टेंस का जो अपोजिट होता है, जो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है वो है कंडक्टेंस। मतलब जो फोर्थ हमारा टर्म है जो कि एसोसिएटेड है, तो उसको यहाँ लिख लेते हैं, सॉरी थर्ड, वो है कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस को इन शॉर्ट अगर हम लिखें, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है डेफिनेशन तो हम आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे। तो कंडक्टेंस को जो है अगर हम बात करेंगे, जिसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, तो G जो है बराबर होता है 1/R के। अब देखिए
कि कंडक्टेंस को हम G से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो 1/R के बराबर है, और हमें क्लियर कट दिख रहा है कि R जो है उसकी यूनिट क्या है, ओम, तो इसकी जो है यूनिट क्या हो जाएगी, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मो। अब इसको जो है एक दूसरे नाम से भी हम, तो इसको हम बोलते हैं साइमंस। तो सीमेंस जो है वो इसकी यूनिट है, जिसको हम जो है MHO, जिसको मो बोल रहे हैं, उसको इन अदर वे इसको ये भी लिखा जा सकता है। और इन शॉर्ट जो है न्यूमेरिकली अगर हम बात करोगे तो कुछ इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल S से। तो ये तो हमारा कंडक्टेंस था। अब देखिए कंडक्टेंस के बाद जब हम बात करेंगे रेसिस्टिविटी के उल्टे की, तो रेसिस्टिविटी का जो अपोजिट होता है, जो हमारा फोर्थ टर्म है जिसको आसानी से कोरिलेट कर लेते हैं, तो वो होता है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी जो है जस्ट इसका अपोजिट है। तो कंडक्टिविटी की बात करें तो इसका मतलब 1/ρ। अब देखिए यहाँ पे अगर आप इसकी यूनिट डिफाइन करेंगे तो ओम, और इसका अगर रेशियो लेंगे तो लेंथ की यूनिट, मतलब इसका अगर यूनिट लिखोगे तो जाएगा ओम, मीटर या सेंटीमीटर, जो भी आपने लिया होगा। अब इसके अकॉर्डिंग अगर इसकी यूनिट को डिफाइन करेंगे तो क्या यूनिट आएगी, तो इसकी यूनिट आ जाएगी साइमन पर मीटर या साइमन पर सेंटीमीटर। अब इसके अलावा जो है यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो है टर्म है जो कि इनसे कोरिलेट करके बनाया गया है, और वो ये है कि इसमें जो है ये जो LYA वाला टर्म है, तो LYA जो टर्म है इसको जो है एक नए रूप में यहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस करना, और इसको हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। और इस पर्टिकुलर टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं G स्टार से। मतलब यहाँ पे जो हमारा फिफ्थ टर्म है वो सेल कांस्टेंट, और अल्टीमेटली अगर हम सेल कांस्टेंट की बात करें तो इट इज रेशियो ऑफ LYA, मतलब लेंथ बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब यहाँ पे इसकी यूनिट आपको पता है कि यूनिट जो है क्या हो जाएगी, पर मीटर हो जाएगी या पर सेंटीमीटर, जो भी आपने लेंथ की यूनिट ली हो। अब सेल कांस्टेंट जो कि G स्टार है, और जो कंडक्टेंस जो कि G है, और ये जो कंडक्टिविटी है, इन तीनों को हमें कोरिलेट करना है। अब देखो किस तरीके से इसको कोरिलेट करते हैं, तो यहीं से जो है हमें पता चल जाएगा कोरिलेशन। अब कंडक्टिविटी को जब हम फर्दर एक्सप्रेस करते हैं यहाँ से आगे, तो कंडक्टिविटी के बारे में हमें ये लिखना होगा कि कंडक्टिविटी जो है किसी भी पर्टिकुलर सबस्टांस की, यहाँ पे सॉल्यूशन में इसके लिए जो है एक स्पेसिफिक टर्म जो है असाइन किया गया है कंडक्टिविटी के लिए। तो कंडक्टिविटी के लिए जो स्पेसिफिक टर्म असाइन किया गया है वो है कप्पा। क्या टर्म असाइन किया गया है, कप्पा। और कप्पा की अगर हम बात करेंगे तो कप्पा से हमारा मतलब है कि जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको हल्का के, स्मॉल के रूप में लिखा जाता है। ये ग्रीक लेटर है और उसी से जो है इसको यहाँ पे यूज किया जा रहा है। अब देखो कि कप्पा जो है बराबर होता है किसके, कि अब जो है हम बार बार इसको क्या इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, कप्पा। अब कप्पा जो है बराबर होता है किसके, 1/ρ के। अब देखो यहाँ से हमें पता है कि रो जो है बराबर होता है किसके, R × A/L के। तो इसको अगर हम अपोजिट करते हैं तो ये जो है डेफिनेटली बराबर हो जाएगा कप्पा इज इक्वल्स टू 1/R × L/A। अब देखिए 1/R जो है क्या होता है, कंडक्टेंस, L/A जो है क्या होता है, सेल कांस्टेंट। अभी हमने लिखा, मतलब जो है 1/R को हम लिख सकते हैं G, और L/A को जो है हम क्या लिख सकते हैं, G स्टार। इसका मतलब कि अल्टीमेटली हमें एक रिलेशन मिल गया कि कप्पा जो है बराबर होता है G × G स्टार के। G जो है वो कंडक्टेंस है और G स्टार जो है वो क्या है, सेल कांस्टेंट है। ये बहुत यूजफुल रिलेशन है, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो है काफ़ी जगह हम यूज करने वाले हैं आगे भी। ठीक है, तो कप्पा जो है बराबर होगा किसके, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट के, मतलब G × G स्टार के। और ये रिलेशन जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए कई जगह आगे यूज होने वाला है। तो ये तो हमारा टर्म से एसोसिएटेड था। तो हमने 5 टर्म पढ़े आज। ठीक है, रेसिस्टेंस पढ़ा, इसके अलावा रेसिस्टिविटी पढ़ा, इसके अलावा जो है कंडक्टेंस पढ़ा, इसके अलावा जो है कंडक्टिविटी को पढ़ा और सेल कांस्टेंट को पढ़ा। अब जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है हम इसके आगे डिस्कस करेंगे, और हम जो है अब ओरिजिनली डिस्कस करने वाले हैं कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को।